नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। कोविड की दूसरी लहर में बहुत से बच्चे अनाथ हुए हैं। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 577 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दूसरी लहर में अपने दोनों माँ बाप को खो दिया है। कई बच्चों की मदद हो रही है, लेकिन कई बच्चे ऐसे अब भी हैं जिनका नाम फेहरिस्त में नहीं होगा और तरह तरह की परेशानियों से वो जूझ रहे हैं। ऐसे में कोरोना काल में माता पिता को गंवाने वाले बच्चों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने मदद का ऐलान किया। ऐसे अनाथ बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता देने की बात कही गई। ऐसे बच्चों को 18 साल का होने पर मासिक छात्रवृत्ति और 23 साल की उम्र में पीएम केयर्स से 10 लाख रुपए का फंड मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मदद की जरूरत तो अब है, बचपन खतरे में अब है। ऐसे में 23 साल में मदद राशि कितनी होगी लाभकारी? कल को सत्ता बदलेगी, पार्टी बदलेगी, अनाथ बच्चों की मदद का फैसला भी बदल गया तो क्या होगा? कहां जाएंगे ये बच्चे? किससे गुहार लगाएंगे ये बच्चे? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। तो बच्चों की मदद के ऐलान के बाद बहुत सारे सवाल उठते हुए, मसलन सरकार का मास्टर स्ट्रोक, क्या आगामी सरकार पर बोझ? जी हां, बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार ने तो ऐलान कर दिया है, लेकिन कल को जब सत्ता बदलेगी, पार्टी बदल गई, आगामी जो भी सरकार आएगी, क्या उस पर यह बोझ नहीं पड़ेगा? अनाथ बच्चों को मदद की क्या है हकीकत? इस सवाल का भी जवाब जानने की हम करेंगे कोशिश। इसके अलावा मदद की दरकार तो अब है, किसने देखा कल है? जी हां, मदद बहाना क्या मकसद है? छवि चमकाना? यह भी महत्वपूर्ण सवाल। चिंता बच्चों की है या दरअसल चुनावी परिणामों की है? बच्चों के बलबूते क्या किस्मत बदलने की एक कवायद केंद्र सरकार की है? इस सवाल का भी जवाब लेने की करेंगे कोशिश। भविष्य में इन घोषणाओं की आखिर क्या है गारंटी? फैसला पलटा तो क्या होगा इन बच्चों का? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम करेंगे कोशिश। इन सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं, उनका मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आनंद माधव जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रंजन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रंजन जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। केंद्र की इस मदद के ऐलान को आप किस तरह से देखते हैं और आपको क्या लगता है इस समय बच्चों का बचपन खतरे में है, इस समय मदद की दरकार है और बात कर रहे हैं 18 साल के बाद, 23 साल के बाद की मदद की? किस तरह से आप इस पूरे फैसले को, इस पूरे ऐलान को देखते हैं? क्या समझ में आता है सर? देखिए शिल्पा जी, ये जो महामारी है और इसकी विभीषिका है अभी खत्म हुई नहीं है। ये अभी चलेगा, क्योंकि कोविड की रफ्तार भले दूसरे फेज में थोड़ी कम हुई है, लेकिन पोस्ट कोविड में भी लोग बीमार हो रहे हैं और कई घर को मैं जानता हूं जिसमें ना माता रहे ना पिता रहे, बच्चे सिर्फ रह गए। सो दरअसल क्या है कि अगर आप ज्वाइंट फैमिली में हैं तो बच्चों को देखने वाले दूसरे लोग होते हैं, अगर चाचा है, मामा है, दादा दादी ऐसे होते भी हैं। लेकिन ज्यादा दिक्कत शहरों में, शहर या छोटे कस्बे जहां पर न्यूक्लियर फैमिली है, वहां पर सोचे कि कोई बच्चा है जिसके माता पिता दोनों नहीं रह गए। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे कई तस्वीरें आती हैं कि फला इलाके में 2 बच्चे घर में बंद हैं, भूखे प्यासे हैं, तो समाज मदद करती है। इसमें देखिए क्या है कि ये थोड़ा टेक्निकल है। 18 साल वाली बात इसलिए टेक्निकल है क्योंकि जो बच्चे होते हैं उसके पहले जो नाबालिग होते हैं तो उनको आप देखते होंगे कि बैंक का खाता भी खोलते हैं तो उनका कोई गारंटर होता है, कोई एक बड़े लोग होते हैं। तो इसमें जरूर जो बच्चे होंगे उनके कोई नाते रिश्तेदार होंगे जिनको उसमें जोड़ा जाएगा, इनका कोई नहीं होगा। वो सरकार एक माध्यम बना रही होगी, उसमें करेगी। तो वो पैसा देने की बात इसलिए है कि 18 साल के बाद में होगा सो। लेकिन उसमें शायद प्रावधान है ऐसा कि तात्कालिक रूप से भी उनके पढ़ाई लिखाई का, उनके भरण पोषण की व्यवस्था है। ये केंद्र सरकार ने भी किया है, दिल्ली की सरकार ने भी किया है, यूपी गवर्नमेंट ने भी किया है और बाकी सरकारें भी की है। लेकिन देखिए क्या है, हमको जाना चाहिए प्रैक्टिकल में। आप ध्यान दीजिएगा कि जो डिफेंस फोर्सेस पे जो हमले होते हैं, जो हमारे डिफेंस फोर्स शहीद होते हैं, तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, आपने उसको पढ़ा होगा, रिसर्च किया होगा कि वो वादे हो जाते हैं, कई लीडर भी चले जाते हैं, इंडिविजुअल भी वादे करते हैं, लेकिन ये बाद में ये कागजी कार्रवाई में फंस जाता है मामला। अब सोचिए कि जब कोई एक शहीद होता है था, जब डिफेंस पर्सन थे, उनकी पत्नी होती थी, बाकी लोग होते थे, वो कागज पूर्ति नहीं कर पाते थे। तब जब ये बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं, जो अभी छोटे हैं, तो वो कैसे होंगे, सरकार को भी ध्यान देना होगा
और मेरा मानना है कि यह जो महामारी है सिर्फ सरकार के बुद्धि नहीं है, समाज को भी आगे निकलना पड़ेगा। अगर हमारे आसपास में कोई बच्चे इस तरह के हैं तो तात्कालिक तो हमें मदद करनी है, हमको सरकार के पास जाना है, सरकार को बताना है कि आपने यह निर्णय लिया है इस बच्चे के लिए, इसको करना है। और मुझे लगता है कि जब तक ये सरकार के वादे नहीं हो तो समाज को साथ में खड़ा होना पड़ेगा। हम सिर्फ सरकार के भरोसे छोड़ देंगे, समाज डर इसी बात का है कि कहीं ये वादे मात्र वादे ही बनकर न रह जाए, डर इसी बात का है। नहीं, बिल्कुल है। आप देखिए कुछ दिन पहले जो अब हम लोग दिल्ली में रहते हैं, देखिए दिल्ली में जो कुछ दिन पहले ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार था या रेमडेसिविर के लिए था, आप उसकी चर्चा आप नहीं सुनोगे। इसका मतलब नहीं कि कल को नहीं था, कल भी था वो, लेकिन वो चर्चा खत्म हो गई। आज वैक्सीन की है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगले 5 महीने 6 महीने में जब लगभग 70% लोगों को वैक्सीन लग जाएगी, ये मुद्दे खत्म हो जाएंगे। तो ये मुद्दे नहीं खत्म होने चाहिए। जो जिन लोगों ने भोगा है, जो उनका दुख है, आज हम 6 महीने बाद भी उनके साथ खड़े रहे, सरकार भी खड़ी रहे। और समाज और आप मीडिया पर्सन की जिम्मेदारी है कि आप एक डाटा बनाओ कि जिनके लिए सरकार ने किया है, आप हर सप्ताह 10 दिन पे प्रोग्राम करो और सरकार से पूछो कि आप बताइए आपने कितने बच्चों को किया। सरकार को बोलिए कि वो डाटा को सार्वजनिक करे, लोग उसको देख सके कितने बच्चे हैं और कोई बच्चा छूटे नहीं। मालूम चला कि किसी के रंजन कुमार जी यही तो आपसे जानना चाह रही हूँ, इसी पॉइंट को मैं विस्तार से आपसे जानना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ कि आज की तारीख में तो सरकार ने ऐलान कर दिया, लेकिन सालों बाद कौन जाने कल किसने देखा, क्या हालात हो, क्या स्थिति हो, कौन सी पार्टी हो, कौन सत्ता में हो, तब ये बच्चे कहां जाएंगे सर? तब इनके सामने क्या क्या करेंगे बच्चे? ये नहीं, इसका एक प्रावधान होता है, इसका एक प्रावधान होता है। देखिए जब किसी के लिए कोई योजना बनाई जाती है तो उनको एक बारे में बोला जाता है कि हर महीने मिलेगा, तो कोई सरकार इसको हटा नहीं सकती है इसको कि, और सरकार हटाती है, कोई उसका प्रावधान हटाएंगे तो इसका विरोध होगा। तो कोई आज अगर कोई रूल बन जाता है, उसके लिए पैसे का प्रावधान हो जाता है, बजट में इसको डाला जाता है, हमको इसका देखना पड़ेगा। इसका जो बजटीय प्रावधान इसका होना चाहिए, उसको लीगल सेंसिटिव होनी चाहिए, जिससे कि कोई दूसरी सरकार इसको हटा ना पाए। इसका देखना पड़ेगा। सरकार का भी काम है देखना, विपक्ष का काम है उस पर नजर रखना, और उससे बड़ा काम मीडिया का और समाज का इस पर देखना। अगर ये बजटीय प्रावधान हो जाता है तो कोई भी सरकार आ जाएगी, उसको हटा नहीं पाएगी, और हटाने के लिए उनको बताने पड़ेंगे क्यों हटाए इसको। लेकिन तो ना हटाने के लिए वो बाध्य भी तो नहीं होगी ना, उसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाए। जी क्या मैं सही हूँ? ना हटाने के लिए वो बाध्य भी तो नहीं होगी। अगर डॉक्यूमेंटेशन होता है तो ये बच्चे भागे फिरेंगे ना, फिर इन बच्चों के सामने, इनके भविष्य के सामने फिर संकट उत्पन्न हो जाएगा। सरकार का क्या है? नहीं, हमको इतना हमको थोड़ा आशावादी होना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा। अगर कभी कोई दूसरी सरकार बनेगी भी तो भी हमारे समाज के लोग होंगे, इन बच्चों के लिए ऐसा नहीं होगा। हाँ, यह बात जरूर है कि जब समय बीत जाता है तो थोड़ी चीजें लोग भूलने लगते हैं, फिर लोग नए जीवन में जीने लगते हैं, पुरानी बातें भूल जाते हैं। हाँ, लेकिन यह है कि सरकार को इसका एक प्रावधान, बजटीय प्रावधान होना चाहिए, जिससे कि आगे की सरकार भी बने, उसमें उसको एक बंधन हो कि आप इससे भाग नहीं सकते। और इसके पहले बहुत सारे इस तरह के प्रावधान हुए, महामारी तो नहीं, लेकिन बाकी बच्चों के लिए, खासकर मैं डिफेंस का इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें ज्यादा इस तरह के हम लोग देखते रहे कि वो किया गया है, वो होता रहा है। हाँ, यह है कि जो मुआवजे का ऐलान होता है उसमें वक्त लगता है, बहुत सारे कागजी कार्रवाई होती है, बहुत लोग परेशान होते हैं उसमें। कई बार आप देखते हैं बाद में विवाद भी उसमें हो जाता है। लेकिन ये बच्चों का इसमें विवाद नहीं है, किसी घर में 2 बच्चे होंगे, किसी के घर में 3 बच्चे होंगे, 4 भी हो सकते हैं। तो सरकार का प्रावधान होना चाहिए कि सारे बच्चों को एक जैसी सुविधा मिले, क्योंकि जब बच्चे बड़े होंगे तो सबकी अपनी अपनी जीवन भी हो जाती है। कोई बच्चा 18 साल का हो गया, कोई बच्चा 14 साल का ही है, तो हर बच्चे के लिए हो, इसका प्रावधान होगा। अभी पूरी डिटेल भी उस ढंग से आई नहीं है कि राज्य सरकारों ने भी बोला है, केंद्र सरकार ने भी बोला है। हाँ। ठीक है, लौटूंगी सर आपके पास, और भी टेक्निकल पॉइंट्स पर करेंगे बात, लेकिन साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आनंद माधव जी भी जुड़े हुए हैं। आनंद जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। आप जी केंद्र के इस फैसले को, इस ऐलान को किस तरह से देखते हैं? आप कितने आशावादी हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो केंद्र सरकार है उसकी कथनी और करने में बहुत का फ़र्क है। इसके पहले भी आप लोगों ने देखा कि कई योजनाओं की घोषणा उसने की, और उसका जब रियलिटी चेक करने आप जाइएगा तो आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा कि उन्होंने क्या किया। दूसरी बात, एक और सबसे महत्वपूर्ण ये है, खास करके इस कोविड में हम सब जानते हैं कि ये कोविड मैनेजमेंट में पूरी तरह फेल हुई है, लाशों के आंकड़े छिपा रही है। तो जब आप बताइए कि कई ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता की जो अगर मृत्यु हुई है तो वो हैं ही नहीं आंकड़े में, तो उन बच्चों को फ़ायदा कैसे पहुंचेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आप देख लीजिए कि जो आंकड़े हैं
गंगा में लाशें बह रही हैं, शमशान में कतारें लगी हुई हैं, और हम यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ 19 लाश जली है, यहाँ 18 लाश जली है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो कि हम लोगों को देखना पड़ेगा, उसको ये करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि हम लोग ये भी देख रहे हैं कि इसके पहले जो सरकार ने घोषणा की है वो किसी भी ढंग की घोषणा हो, चाहे मान लीजिए वो PMJ कार्ड्स का हो, जो इतना बड़ा इनका सबसे बड़ा एश्योरेंस वर्ल्ड का माना जाता था कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम आया है। आप इसमें देख लीजिए कोविड में कितने परसेंट, कोई एक हमको सज्जन बता दें कि इतने परसेंट लोगों को, लोग दर दर भटके किसी भी हॉस्पिटल में उनको वो फायदा नहीं मिल पाया। तो घोषणाओं में और उसके इम्प्लीमेंटेशन में दोनों में आकाश पाताल का फर्क होता है। इन्होंने घोषित किया कि हम भारत को ODF कर दिए। हमको आप किसी भी गांव में चेक कर लीजिए, रैंडम चली जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितने गांव में क्या ODF है, वास्तव में एक ही नहीं है। इसी तरह से अगर आप उज्ज्वला योजना की बात करें तो उज्ज्वला योजना में देखिए कि जो गैस की कीमत जो इतनी बढ़ गई है, तो अभी अधिकांश गांव में इसके राइस का भी जो है, राइस इंस्टीट्यूट आप जानती होंगे, उसका भी रियलिटी चेक आया था और उसने भी लिखा कि 85% चूल्हे जो दिए गए, गैस का सिलेंडर जो दिया गया है वो अनयूज्ड पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे गैस इतना महंगा हो गया है कि वो इस तरह से खाली डब्बे की तरह उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसको अगर आप देखिए, आप बात जनधन योजना की बात आप कीजिए, करोड़ों अकाउंट खुले हैं, सब जानते हैं, लेकिन अब क्या हो गया है, बैंकों ने नो मिनिमम बैलेंस के कारण जो है उनको अनबैंक कर रहे हैं। घोषणाएं हैं जो सरकार की तरफ से की गई है और घोषणाएं ही रह जाएंगी। ठीक है, लौटूंगी आपके पास और सवालों के साथ। हमारे साथ आप विधायक कुलदीप कुमार भी जुड़ चुके हैं। ठीक है सर, ठीक है, आएंगे आपके पास। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी लेंगे सवालों के जवाब। लेकिन उससे पहले कुलदीप कुमार, आप किस तरह से इस ऐलान को, इस घोषणा को देख रहे हैं? कितना प्रैक्टिकल आप इसे मान रहे हैं? करना पड़ेगा। शिल्पी जी का आपको सवाल रिपीट करना पड़ेगा। हाँ सर, मैं दोबारा बोलती हूँ। ये जो ऐलान किया गया है PM नरेंद्र मोदी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, आप इसे किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है अनाथ बच्चों के लिए कितना लाभकारी साबित होगा? किस हद तक बच्चों की मदद हो पाएगी? कितना प्रैक्टिकल आपको ये लग रहा है? और आने वाले समय में इसका पता लगेगा, इसके बारे में ज्यादा बता पाएंगे। हाँ। लेकिन हमें आज के समय में हम जो भी कोरोना पीड़ितों की, जिनके घर में मृत्यु हो गई है, परिवार में मृत्यु हो गई है, उनके लिए जितना भी हम कर पाए, लेकिन कम से कम हमें अपने कमिटमेंट पे प्रतिबद्ध रहना पड़ेगा। सरकार, केंद्र सरकार जो भी अनाउंसमेंट करे, उस वक्तव्य को, उस अनाउंसमेंट को, उस सहायता को उन लोगों तक पहुंचाए और उसको प्रतिबद्ध रहे उसको पहुंचाने के लिए। जैसे दिल्ली सरकार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आज दिल्ली के अंदर काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों को अगर 5-5 हजार रुपए का देने का ऐलान किया गया, तो आज वो 5-5 हजार रुपए उनके अकाउंट में पहुंचा दिए गए हैं। अगर टैक्सी ड्राइवर को 5-5 हजार रुपए देने का ऐलान किया गया, तो आज 5-5 हजार रुपए उन टैक्सी ड्राइवरों के अकाउंट में पहुंच चुके हैं। अगर दिल्ली सरकार ने उनको मुफ्त राशन देने का, दोगुना राशन देने का वादा किया, तो आज लोगों को मुफ्त राशन और दोगुना राशन मिलना शुरू हो चुका है। आज दिल्ली सरकार ने अगर ये कहा है, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा है कि कोरोना से अगर किसी की मृत्यु होती है तो उस परिवार के लोगों को 50 हजार रुपए की सहायता राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर किसी, उनके अगर पिताजी किसी घर में कमाने वाला अगर व्यक्ति ने कोरोना में जान गंवाई है, तो आज उनको सरकार 2500 रुपए महीने की पेंशन देने का काम करेगी। तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो जो वादे दिल्ली के लोगों से करते हैं, जो जो सहायता देने की बात करते हैं, मुझे गर्व है कि वो निश्चित रूप से उन तक पहुंच पाती है। अब आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने जो वादे किए हैं, वो देश के लोगों को पता है कि वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन मुझे इस बात से मैं चाहता हूं कि उन लोगों तक ये सहायता जरूर पहुंचे जिन लोगों को इसकी खास तौर पे जरूरत है, जिन लोगों को ये सहायता मिलनी चाहिए, ये उन तक पहुंचे। केवल वादों में, कागजों में या योजना में न रह जाए। जैसे और भी अन्य तरह की बहुत सारी योजनाएं देश में आई, उनका आज तक कुछ पता नहीं लगा। कम से कम इस कोरोना के समय में ऐसी राजनीति कोई ना हो, उन तक उस सहायता राशि के लिए कहा जाए और वो उन परिवारों तक ना पहुंच पाए। ठीक है, इस बात की आपको आशंका है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, कांग्रेस का कहना है ये मात्र घोषणाएं हैं, घोषणा ही बनकर रह जाएगी।
आम आदमी पार्टी यहाँ पर आशंका जता रही है कि कहीं कागजों में ही उलझकर ये पूरी योजना ना रह जाए और अनाथ बच्चे खुद को ठगा हुआ महसूस करें। आप जरा ये बताइए कि आने वाले सालों की आप आज यहाँ बैठकर कैसे गारंटी ले सकते हैं? आज मदद की दरकार है सर, एक सेकंड सर, मेरा सवाल सुनिए। आज मदद की दरकार है, सालों बाद की आप मदद की बात कह रहे हैं, कल किसने जाना? बार बार मैं यही जानना चाहती हूँ, क्या जवाब है सर आपके पास? कैसे आप गारंटी लेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो भी योजनाएं पिछले 7 साल में लेकर आए और वो तमाम पूरी की गई, न सिर्फ पूरी की गई बल्कि उनके परिणाम भी जनता के सामने आए। और अगर सरकार ने ये तय किया कि 7.5 करोड़ परिवारों तक गैस के कनेक्शन पहुंचाए जाएंगे, गैस और चूल्हा दिया जाएगा, तो वो पहुंचाया गया। अगर सरकार ने तय किया कि देश के 12 करोड़ किसानों के अकाउंट में हर महीने 2,000 रुपया उसमें डाला जाएगा, 6,000 रुपया पर साल प्रत्येक वर्ष डाला जाएगा, हर 4 महीने में 2,000 रुपए डाले जाते हैं। उसमें कोई पिछली बार भारत सरकार ने 8 महीने तक प्रधानमंत्री जी ने सूखा राशन दिल्ली में देश में गरीबों को बंटवाया, जिसके लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की राशि सरकार ने खर्च की। तो घोषणा की तो हर घर तक, आज भी दिल्ली में 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल प्रधानमंत्री जी की योजना से पूरे देश में उसी प्रकार दिल्ली में भी पहुंचाया जा रहा है, जिसका वितरण दिल्ली की सरकार को, जिसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो सामग्री दिल्ली की सरकार को उपलब्ध कराई गई, वेंटिलेटर दिल्ली की सरकार को उपलब्ध कराए गए। कहा तो लगभग 8, मेरा सवाल बच्चों के भविष्य को लेकर था सर, उसकी गारंटी को लेकर था सर। हाँ, मैं वही आ रहा हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी जो भी योजना की घोषणा करते हैं देश में और दिल्ली में लोग उस पर न सिर्फ विश्वास करते हैं बल्कि उस पर अपनी मोहर लगाते हैं। आज बच्चों के मामले में जो भारत सरकार की घोषणाएं हैं, जो मोदी सरकार की घोषणाएं हैं, उसके लिए ऐसे तमाम बच्चों की सूची निर्धारित कर ली गई है। उन तमाम बच्चों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और बाकी बच्चों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उनके अकाउंट्स वगैरह का पूरा जो है वो तैयारी की जा रही है। पूरी तैयारी के बाद प्रधानमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि विपक्ष को टीका टिप्पणी करने का कोई इसमें औचित्य नहीं बनता, इसलिए वो इस पर कोई और टिप्पणी नहीं करेंगे। ये बेसिकली में वास्तविकता में ये समय का तकाजा है और ये हम सबकी मॉरल ड्यूटी है कि हम कोविड में जो लोग भी असहाय हैं, जरूरतमंद है, जिन लोगों को भी कि जो भी नुकसान हुआ है उसमें जो भी, लेकिन दरअसल विजेंद्र गुप्ता जी, आपने अभी ये जो तमाम अपनी उपलब्धियां गिनवाई, तमाम जो आपने आंकड़े पेश किए, विपक्ष का तो ये आरोप है कि दरअसल ये आंकड़े भी फर्जी है। आप लोग असल आंकड़े जनता से, देश से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। असल आंकड़े आप लोग सामने आने ही नहीं देते हैं। ऐसे में अनाथ बच्चों को लेकर ये जो ऐलान हुआ है, इस पर कैसे विश्वास कर ले, और वो भी उस बात पर जो आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद होगी। मैं इतना ही कहूंगा कि विपक्ष ने अब तक जो भी उंगलियां उठाई हैं, राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं, रंजन जी आज वो हंसी का पात्र बन चुके हैं। लोग उन पर विश्वास नहीं करते हैं। दिल्ली में, देश में जितने भी राजनीतिक दल मोदी जी की सरकार का विरोध करते हैं, उनका विरोध, अभी अखिलेश यादव जी कह रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है और मैं नहीं लगवाऊंगा, और जो टिकैत है या बाकी किसान नेता जो अपने वो कहते हैं वो लोगों में गुमराह करते रहे और फिर बाद में खुद जा करके वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो जो लोग भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं, जिन लोगों को इन योजनाओं से, क्योंकि आज देश में ईमानदार सरकार है और सच्चाई और ईमानदारी और मेहनत से काम करने वाली सरकार है और लोगों को उस पर विश्वास है, इसलिए लोग अपनी सर, आप तो सत्ता में है, आप तो ये बात कहेंगे ही, आप तो सत्ता में है, आप तो ये बात कहेंगे ही। विपक्ष भी यही कहेगा। आप क्या अपेक्षा करते हैं? विपक्ष क्या कहेगा
ये बहुत अच्छी योजना है जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद। ठीक है, एक सेकंड सर, कुलदीप कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद रंजन जी भी। कुलदीप जी। बीजेपी के नेता हैं। हाँ। और मुझे जो सवाल है इनसे, जिन लोगों ने आज अपने घर परिवार के लोगों को खोया है, जिन लोगों ने आज अपने घर में कमाने वाले को खोया है, मोदी जी की सरकार, केंद्र की सरकार 20 से 25 साल बाद उनको 5 लाख रुपए देगी। ये हमेशा जो सपना दिखाते हैं वो 20-25 साल के बाद का दिखाते हैं। उन लोगों को आज मदद की जरूरत है। केंद्र सरकार को उन्हें इसी समय, इसी वक्त उनको मदद मुहैया करानी चाहिए। केंद्र सरकार जो भी उनको मुआवजा दे सकती है, इन्हें अभी तुरंत प्रभाव में देना चाहिए। और हर महीने उन लोगों को, जैसे दिल्ली सरकार पेंशन दे रही है, उस तरह से इन लोगों को पेंशन देनी चाहिए। क्योंकि आज से पहले भी आप बताइए, आयुष्मान योजना के अंतर्गत कोरोना के कितने लोगों का पूरे देश में इलाज हुआ? विजेंद्र गुप्ता जी मुझे बता दे, चैनल में बैठ के कितने लोगों को आप लोगों ने इस आयुष्मान योजना से इलाज कराया कोरोना का? मैं कह रहा हूँ, एक भी आदमी नहीं होगा जिसका आयुष्मान योजना से जिसकी जान बची होगी। फिलहाल बच्चों पर बात करते हैं। ठीक है, कुलदीप जी, आपका सवाल आ गया, मैं जवाब ले लेती हूँ। विजेंद्र गुप्ता जी, लाखों रुपए की मदद करने की आप बात जो कह रहे हैं, वो अब क्यों नहीं, सालों बाद की क्यों? विपक्ष भी यही सवाल उठा रहा है सर, क्या जवाब दीजिएगा? अभी अच्छा हुआ कुलदीप जी ने खुद ही आयुष्मान भारत की याद दिला दी। आयुष्मान भारत योजना में 50 करोड़ लोगों को देश के लाभान्वित किया गया है। और खाली घोषणा नहीं है ये, लाखों लाख उदाहरण है सबके सामने जिनका ट्रीटमेंट हुआ, जो ठीक हुए, और जिसका पूरा एक रिकॉर्ड है। और आप अभी भी ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं कि कितने लोगों का इलाज आज के दिन, आज की तारीख में आयुष्मान भारत से हुआ है। तो आज पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना, जिससे गरीब लोग, जिससे सर ठीक है, आयुष्मान भारत को छोड़ देते हैं सर। ठीक है विजेंद्र गुप्ता जी, आगे बढ़ते हैं। जो मेरा सवाल था उसके जवाब पर आइए सर। को जो 2000-6000 रुपए दिया जा रहा है, वो आज दिया जा रहा है। ठीक है सर, किसानों को छोड़ दीजिए ना। आज बात यहाँ पर हो रही है अनाथ बच्चों की, उनके आगामी भविष्य की सर। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमारा देश का भविष्य आने वाला इन्हीं बच्चों से बनने वाला है। ऐसे में अगर इन्हीं अनाथ बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा, या फिर किसी तरह का अंदेशा उस पर रहेगा, प्रश्न चिन्ह उस पर रहेगा, तो कैसे काम चलेगा? विजेंद्र गुप्ता जी, जो मेरा मूल सवाल था, वापस एक बार फिर से उस पर लौटती हूँ, क्योंकि आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। चिंता की गई, मोदी जी ने उसका रोड मैप बनाया, और उसको रोड मैप बनाने के बाद उसको सुनिश्चित किया है। उस रोड मैप के अनुसार कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। उस रोड मैप के हिसाब से उस योजना पर मोहर लग चुकी है। उस रोड मैप के अनुसार दिल्ली में, देश में जो बच्चे कोरोना के कारण दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो अनाथ हो गए, हाँ। उन बच्चों की चिंता भारत सरकार ने अपने हाथों में ली है और उसको क्रियान्वित करके दिखाया है। मुझे इतना हैरानी होती है, जो लोग झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं, और दिल्ली के अंदर जो हालात है, बिगड़ रहे हैं। कुलदीप जी आऊंगी आपके पास। रंजन जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। रंजन जी, झूठ की राजनीति दरअसल कर कौन रहा है? कौन, कितना पार्ट साफ है इस राजनीति के दलदल में? देखिए, इसमें मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ। ये जो जनधन खाते की बात हुई थी, हाँ। जिसको कांग्रेस के प्रवक्ता ने उठाया था, आप देखिए कि चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस या बाकी जिनकी भी सरकार है, वो जो मदद पहुंचा रहे किसी के खाते में, जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने ऑटो ड्राइवर या बाकी लोगों के लिए योजना बनाई है, तो वो उनके खाते में डाल रहे हैं। इसलिए वो एक दूरदर्शी कार्यक्रम था, सबका खाता खुलवाना। उसका फायदा आज केजरीवाल जी को भी किसी के घर नहीं जाना पड़ रहा है, वो खाते में डलवा रहे हैं। इसलिए उसकी आपको तारीफ करनी चाहिए। दूसरी बात कि दिल्ली जैसे शहर में थोड़ी दिक्कत लोगों को हो रही है, क्योंकि लोगों के पास राशन कार्ड बहुत लोगों के पास नहीं है। मेरी खुद घर में जो दो मेड है, हाँ। मैं उसको मदद करता हूँ। कुलदीप जी हमारे इलाके के विधायक हैं, मैं जानता हूँ इस इलाके में भी बगल में दल्लूपुरा पूरा है, तो बहुत सारे लोग जो रेंट पे रहते हैं उनको नहीं आइडिया है, जो अकेले रहते हैं, कि कहाँ से मुझे अनाज मिलना है। हमने पहले फिल्म देखा था। लेकिन आप ध्यान दीजिए, गांवों में दिक्कत नहीं है। आप यूपी चले जाइए, बिहार चले जाइए, झारखंड, जहाँ के बारे में अक्सर मैं जानता हूँ, ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो भोजन पहुंचाया जा रहा है, अनाज पहुंचाया जा रहा है, सूखा अनाज, इससे गांव में कम से कम वो लोग कोई भूखे नहीं मर रहे हैं, उनको खाना मिल रहा है।
तो वो चीज दिक्कत गांव में नहीं हो रही है। ठीक है, उनको पता है कि महामारी है, मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता हूँ, अनाज लोगों को मिल रहा है। और जो 2500 600 इस तरह की योजनाएं सरकार की होती है, जिसको जो हमको शहर में रहकर लगता है वो छोटी रकम है, ये जब गांव में उनके खाते में जाता है ना, विश्वास कीजिए, गांव के लोगों से बात कीजिए, उनके लिए बहुत बड़ा वो संबल होता है। वो किसी बुजुर्ग के पास में जो पैसा जाता है, 2000 किसान के पास भी जाता है, एक संबल होता है, वो उससे वो काम करते हैं। हाँ, लेकिन आपका आज मेन सवाल ये था कि जो बच्चे आज अनाथ हुए हैं, उसके आंकड़े की बात, तो कांग्रेस की प्रवक्ता और बाकी प्रवक्ता कह सकते हैं कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, बिल्कुल छुपाए जा रहे हैं। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं, मुझे पता है कि इसमें 5-7 लोग पॉजिटिव हुए थे, और मुझे लगता है सरकारी डाटा में होंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी तबियत खराब है, मैं घर पे हूँ, वो घर में ठीक हो गए, ज्यादा दिक्कत नहीं हुई इनको। ऐसे बहुत सारे आंकड़े होंगे, बहुत सारी मौत हुई है जिनको गांव के पता ही नहीं है। लेकिन ये आप देखिएगा कि ये आपको न्यूज चैनल में सिर्फ आपको जो भी गंगा में लाशें हो, चाहे बालू की लाशें हो, आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखाई जा रही है। 1 लाख के लगभग मौतें सरकारी आंकड़े के हिसाब से महाराष्ट्र में हो चुकी है। क्या महाराष्ट्र में 1 लाख के अलावा आंकड़े नहीं छुपाए गए? क्या बीड में आपने नहीं देखा कि कैसे कचरे के डिब्बे से लाशें गिराई गई? क्या अगर आंकड़े छिपाए जा सकते हैं, तमाम तथ्य छिपाए जा सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के आंकड़े इसलिए आपको दिखाए जा रहे हैं कि 2022 में वहां चुनाव है। हाँ, ठीक है, लौटूंगी सर आपके पास। सभी मेहमान मेरे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जानने की करेंगे कोशिश की सरकार ने तो ऐलान कर दिया है, लेकिन अब आगे भविष्य में इस घोषणा का होगा क्या? अगर कोई और सरकार आ जाती है, सत्ता बदल जाती है और इनकार कर दिया जाता है, इस घोषणा को कैंसिल कर दिया जाता है, इस पूरी योजना को रद्द कर दिया जाता है, तो फिर ये बच्चे आखिरकार जाएंगे कहाँ? किससे लगाएंगे अपनी गुहार? जी हाँ, सवाल हम ये उठा रहे हैं कि अनाथ बच्चों को मदद की आखिरकार क्या है हकीकत? मदद बहाना, क्या मकसद छवि चमकाना? चिंता दरअसल बच्चों की है या फिर चुनावी परिणामों की है? क्योंकि 5 राज्यों में आगामी चुनाव भी होने हैं। ऐसे में क्या इन बच्चों के बलबूते किस्मत बदलने की कवायद है केंद्र सरकार की? भविष्य में इन योजनाओं की आखिरकार क्या होगी गारंटी? फैसला पलटा तो फिर क्या होगा इन बच्चों का? और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आनंद माधव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सरकार का साफ कहना है कि भाई हम जो जनता के लिए कर रहे हैं, आज तक किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने इतना नहीं किया। और रही बात आंकड़े छिपाने की, तो वो कहते हैं ये विपक्ष का काम है, उसे विश्वास करना है नहीं करना है। हम अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो लगाएगा। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि उनके सिर्फ कहने से कोई बात नहीं हो जाता। वास्तविकता तो धरातल पे देखनी पड़ती है, जो हम आप सब लोग देखते हैं मिलके। अगर उनको 18 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, तो 12 करोड़ लोगों ने हमें भी वोट दिया है। तो हमारे साथ भी जनता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। कुछ ऐसे संयोग हुए जिसके कारण कि हम सत्ता में नहीं है। लेकिन एक बात इनको समझना पड़ेगा, ये किन घोषणाओं के बारे में बात करते हैं। इन्होंने आज तक जो भी घोषणाएं की हैं, वो एक तो ना तो पूरी तरह से पूरा हुआ है, और दूसरा उसमें कितनी खामियां हैं वो हम सब देखते हैं। और जो सबसे बड़ी बात मैंने शुरू में ही उठाई कि ये जो बच्चों की बात जो कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले ये बताइए कि किन आंकड़ों को लेके चल रहे हैं। आज जो नंगा सच सबके सामने है, इन्होंने घोषणा की थी कि हम हर एक शहर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे 100 को, और इन्होंने हर एक गाँव को शमशान बना दिया। तो भाई, जब गाँव में लाश रह रहा है, पार्कों में लाशें जल रही हैं, तो इनके पास वो बच्चों का आंकड़ा कहाँ है? क्योंकि ये तो बता रहे हैं, ये तो लिमिटेड बता रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कुछ और कह रही हैं और ये कुछ और कह रहे हैं। तो सबसे पहले जो मुश्किल होगा, अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि हमने बच्चों की सूची तैयार कर ली, हमने ये कर ली, हमने वो कर ली है। भाई, आप लोग तो बहुत जल्दी बहुत कुछ कर लेते हैं। 15 लाख रुपए भी लोगों के अकाउंट में आपने डाल ही दिया, समूचे भारत को स्वच्छ भारत कर ही दिया। उज्ज्वला योजना में जो 85% महिलाएं इसका इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, वो भी आप लोग देख ही रहे हैं। तो मेरे कहने का सीधा सा सीधा अर्थ है कि देखिए, आपको यानी कि आपका कहना है कि सरकार ने लंबी चौड़ी योजना बना ली, लेकिन असल आंकड़े सरकार के पास है ही नहीं, या शायद है तो उसे छुपाने की कोशिश हो रही है, जो शुरू से करते चले आ रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं विजेंद्र गुप्ता जी। जो शुरू से करते चले आ रहे हैं, ये पहला दिन उन्होंने नहीं किया। ठीक है, साथ ही जरा ये बताइए कि इन अनाथ बच्चों के भविष्य की गारंटी आप लोग कैसे लेंगे? जब आप आंकड़े ही सही नहीं बता रहे हैं, तो भविष्य की गारंटी आप लोग कैसे ले लेंगे? मैं कहूंगा कि कांग्रेस की स्थिति पर तो मुझे दया आती है। इस पार्टी का 15 साल शासन रहा दिल्ली में, और आज लगातार 2 बार एक भी सीट ना आए दिल्ली की असेंबली में, तो आप कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी समझ सकते हैं। जिस पार्टी ने सिर्फ भ्रष्टाचार में नाम कमाया हो और भ्रष्टाचार में नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हो, और जो पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी के नाम से, सर छोड़िए, कांग्रेस ने क्या किया नहीं किया वो जनता ने देखा है सर।
इस समय विपक्ष के तौर पर अगर कांग्रेस आपसे कोई सवाल कर रही है, उस सवाल का जवाब दीजिए सर। आपके पास कितने आंकड़े हैं, किन आंकड़ों के आधार पर आपने ये लंबा चौड़ा ऐलान किया है, ये योजना बनाई है, ये बताइए। ये आप सवाल कर दे, कांग्रेस उस पर कुछ टिप्पणी कर दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि योजना नहीं है। कहना बहुत आसान है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करना, ये लोग समझते हैं इस तरह की मानसिकता को, इसलिए टीवी की डिबेट से चीजें तय नहीं होंगी। सर वापस से मैं वही सवाल आपसे करूंगी विजेंद्र गुप्ता जी, आंकड़े कहाँ हैं? बिल्कुल, ये जो कुछ भी है समय के साथ सारी चीजों की तैयारी करके, और सरकार और मंत्री और विभाग आपके बीच में पूरी रिपोर्ट के साथ आएंगे, और पूरा उसका रोड मैप ऑनलाइन होगा कि आप कभी भी खोल के उसको चेक कर सकते हैं। ये मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की योजनाएं हैं, मोदी जी द्वारा लागू की जाती हैं, ईमानदारी से लागू ये तो की बात जाती हुई है, सर सच्चाई उन से अनाथ लागू बच्चों जाती की है। जिनकी लिस्ट आपके पास होगी, लेकिन उन जी, अनाथ बिल्कुल। बच्चों का क्या जो फेहरिस्त में सिर्फ होंगे 10 ही सेकंड नहीं? दीजिएगा मुझे। हाँ आ रही हूँ सर, कुलदीप कुमार आप ही के पास आ रही ये हूँ। हाँ। देखिए, प्रदेश सरकारें अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती हैं। प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जो चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ये उनकी जिम्मेदारी है, तो उसको इम्प्लीमेंट करें। भारत सरकार इन योजनाओं को पूर्ण कर ने स्थापित कर दिया, और अब केंद्र सरकार राज्य सरकारों की मदद से इस योजना का क्रियान्वयन करेगी, और सब पूरी की पूरी योजना जनता और देश के सामने होगी। और मुझे पूरा अगर विश्वास तब भी है, अगर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच रार की स्थिति देखी गई तो क्या उसका खामियाजा इन अनाथ बच्चों को भुगतना होगा सर? इसमें रार विषय नहीं है, इसमें कमिटमेंट और एक डेडिकेशन है, और ये पीएम केयर्स फंड से ये योजना लागू की गई है। इसलिए तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी हो जाती है, जिस तरह से आपने इसलिए- कहा कि राज्य इसलिए सरकारों की जिम्मेदारी है, तो अन्यथा केंद्र सवाल सरकार की खड़े भी ना जिम्मेदारी करें। है, क्योंकि घोषणा और आपकी है, ऐलान आपका है। इस विषय पर 1 घंटे की ठीक डिबेट है, संभव ठीक नहीं है है। सर आ रही हूँ आपके पास। इसलिए मैं जो कुलदीप मुझे कुमार इस कहना समय एक मैं सवाल कह उठाना चुका चाह हूं, रहे हैं सर। ठीक और है मैं धन्यवाद। विजेंद्र गुप्ता जी, विजेंद्र गुप्ता जी मुझे इजाजत दीजिए। सुनिए विजेंद्र गुप्ता जी, आप सवाल का जवाब दिए बिना नहीं जा सकते हैं सर। ये अनाथ बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। हम बार बार आपसे यही तो जानना चाह रहे हैं कि गारंटी क्या आप लोग लेंगे, उनके भविष्य की गारंटी क्या आप लोग ले सकते हैं? सवाल ही समझ में नहीं आ रहा आपका। दरअसल सवाल विजेंद्र गुप्ता जी ये है, योजना को घोषणा, एक योजना लागू राष्ट्रीय हो रहे सवाल तो आज आप जवाब सवाल देना के पड़ेगा ना आपको। दरअसल सवाल इसका विजेंद्र जवाब गुप्ता जी ये है कि देंगे। आज की जवाब तारीख देंगे। में अगर उन बच्चों को मदद की आवश्यकता है तो सालों बाद की मदद का वो लोग क्या करेंगे? आज उनका बचपन खतरे में है, आज उनका जीवन खतरे में है। कर रहे हैं, और हमारा भी टाइम जाया कर रहे हैं, क्योंकि वही सवाल घूम घूम के दोबारा तो विजेंद्र गुप्ता जी आप गारंटी ले लीजिए, उस पर कोई जवाब दे दीजिए, जनता यही तो जानना चाहती है। हाँ, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड योजना विजेंद्र जी। जो है हाँ वो पीएम केयर फंड से जो है वो लागू की गई है। ठीक है, गुप्ता जी 18 साल बाद जो क्यों, भी 20 साल बच्चे- बाद क्यों, ये बताइए ना। इस बच्चे पीएम केयर जो भी फंड बच्चे पीएम केयर फंड भैया जो- वेंटिलेटर भी खराब हो गए। ये भैया जो ऐसा ही होता है, सारी जो ये योजनाएं अभी दिल्ली में भी आपने योजना लेकिन अगर कल को आने वाली सरकार ने इसे मना कर दिया तो इन अनाथ बच्चों का फिर क्या होगा? तब क्या पीएम मोदी के पास वापस आएंगे गुप्ता जी, जिन लोगों को आज इनके इन्होंने माता या फिर पिता कोर्ट के परिवार चक्कर के काटते लोगों रहेंगे? को खोया एक है, सेकंड, हाँ। आप उनको आज सहायता दीजिए ना, आज ही दीजिए। 10 साल 20 साल बाद की किसने मदद की दिखाया क्या औचित्य बनता है? यही तो मेरा सवाल है आपसे विजेंद्र गुप्ता जी। 30 साल बाद, योजना में 40 साल मदद- बाद, ठीक है, 2050 जवाब में सुन लेते हैं। क्या है ये? मदद के बारे में योजना में वर्तमान से लेके भविष्य तक पूरा खाका खींचा गया है। ऐसा नहीं सिर्फ भविष्य के लिए कहा है, वो राशि अभी से बैंक में रखी जवाब नहीं जाएगी, आपके पास। और जिसका इंटरेस्ट विजेंद्र गुप्ता जी ठीक है, मुझे पता है आप इस पर जवाब नहीं दे पाएंगे, देना होता तो आप अब तक दे चुके होती, क्योंकि शुरुआती तौर पर ही मैंने आपसे यही सवाल किया था, लेकिन आप गोल गोल घुमा रहे हैं। विजेंद्र जी मैं गोल-गोल अगर नहीं आपको घुमा रहा, अनाथ मैं बहुत अच्छा सही ठीक कह है, रहा हूं। अच्छा ठीक है विजेंद्र गुप्ता जी, धन्यवाद। बहुत छोटा सा सवाल है विजेंद्र जी, आप इस तरह से डिबेट छोड़कर नहीं जा सकते। विजेंद्र गुप्ता, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो जरा इतना बताइए, अगर आपको अनाथ बच्चों की इतनी ही चिंता है तो ये बताइए बीजेपी के कौन से नेता ने किसी अनाथ बच्ची को वोट दिया है सर, उसके भविष्य के बारे में चिंता की है सर? योजनाओं को डिबेट को आगे विजेंद्र बढ़ाइए। गुप्ता जी, मैंने आपसे जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। हाँ बताइए, क्या सवाल बताइए। क्या अगर आप लोगों को अनाथ बच्चों के भविष्य की इतनी ही चिंता है तो कौन सा वो बीजेपी नेता है जिसने खुद से इनिशिएटिव लेकर सामने आकर किसी अनाथ बच्चे को गोद लिया है क्या किसी ने सर?
ये मैडम आपके सवालों का कोई जो है ना सिर पैर नहीं है, और मैं कोई आंकड़े लेके यहाँ नहीं बैठा हूँ इस तरह के। पर ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना सर। किसी बच्चे को अगर ऐसा है नहीं है तो आंकड़े कौन पेश करेगा? तो ये किसी ने लिया भी है तो वो उसका व्यक्तिगत मामला है, और वो गोद लेना चाहिए और बच्चों को अडॉप्ट करना चाहिए, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार की जो योजना है उसकी जिम्मेदारी तो अल्टीमेटली आप लोगों की बनेगी ना सर। हाँ, तो केंद्र सरकार ने योजना लागू कर दी है। ये साल निकलने के बाद लाठी पीट रहे, इनको लग रहा है ये लागू आपने कर दी है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलेगा उसकी गारंटी कौन लेगा? कल को अगर सब कुछ मना हो गया, विजेंद्र जी, एक सेकंड सर, मुद्दा आज का यही था, आपने जो योजना लागू की है उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसकी गारंटी कौन लेगा? आंकड़े मैंने आपसे पूछे, आंकड़े आप पेश नहीं कर पाए। इस सवाल का जवाब मैंने आपसे पूछा कि मदद आज चाहिए, 10 साल बाद की बात आप क्यों करें, उसका जवाब आप नहीं दे पा रहे। यही बताना चाह रहा हूँ जी, अभी राशि उस बच्चे के नाम से बैंक में डाली जाएगी, और वो जिस तरह से फिक्स डिपॉजिट होता है, कब डाली जाएगी सर? एक सेकंड, कब डाली जाएगी? कितनी तारीख को? विजेंद्र जी एक सेकंड, कुलदीप जी एक सेकंड में तथ्य क्लियर कर लो। वो कोई बिना जानकारी के। अच्छा मुझे इतना बता दीजिए, आपने कहा जानकारी राशि डाली जाएगी, कब डाली जाएगी सर? जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तब? ये ऐसा होता है जैसे इंश्योरेंस होता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है, ये उस तरह की स्कीम है। और ऐसा नहीं है पैसा तब डाला जाएगा, पैसा तो अभी से रखा जाएगा, वो मल्टीप्लाई करेगा, इंटरेस्ट के साथ जुड़ेगा, और वो एक फिक्स डिपॉजिट की तरह एक पर्टिकुलर समय के बाद उतना अमाउंट उनके अकाउंट में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ये उस तरह की योजना है। और अगर नहीं गया सर, यही तो जानना चाह रहे हैं कि 10 साल के बाद आपकी सरकार तो रहेगी नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी तो रहेंगे नहीं। किसी की उम्र 16 साल है। ठीक है, कुलदीप कुमार एक सवाल जानना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ गुमराह करना, गलतफहमी। एक सेकंड, कुलदीप कुमार सवाल पूछना चाह रहे हैं, विपक्ष का सवाल तो सुनेंगे ना गुप्ता जी? गुप्ता जी, मेरा कहना केवल इतना है कि ये जुमला साबित ना हो जाए, पता लगा आप चुनाव आने पे कह दे हमने जुमला कहा था। दूसरी बात ये, किसी की अगर उम्र 18 साल आप बता रहे हैं, किसी की 16 साल उम्र है, आपने कहा मल्टीप्लाई होगा पैसा, कब मल्टीप्लाई होगा? न जानकारी है योजना कुलदीप जी योजना का एक सेकंड विजेंद्र गुप्ता जी, इस तरह से गोल गोल घुमाने से कुछ नहीं होगा सर। आप गारंटी की बात कर रहे हैं। एक सेकंड विजेंद्र गुप्ता जी, मदद करने की बात तो आप लोग कह रहे हैं, तो हम बस यही तो जानना चाह रहे हैं ना कि आप वाकई में सीरियस हैं चुनावी परिणामों के मद्देनजर आप लोग इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल बाद 20 साल बाद आप तो विजेंद्र गुप्ता जी अवेलेबल रहेंगे नहीं सवाल जवाब के लिए। एक सेकंड विजेंद्र गुप्ता जी, जानकारी के एक चैनल मैं बताती हूँ 18 साल का होने के बाद प्रति महीने आप स्टाइपेंड देंगे। मैं बता रही हूँ आपको, सुनिए तो विधायक जी, सुनिए तो विजेंद्र गुप्ता जी, सुनिए तो 18 साल का जब बच्चा हो जाएगा प्रति महीने उसे स्टाइपेंड दी जाएगा। 23 साल का होने के बाद उसे 10 लाख रुपए पीएम केयर फंड से मिलेगा। लेकिन बैंकिंग के बारे में जानकारी की कमी है। विजेंद्र गुप्ता जी, मैंने आपको योजना क्या है वो भी बता दी है, अब आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपकी ये योजना है, ठीक है, लेकिन इस योजना की गारंटी पर मेरा सवाल है, शुरू से मेरा यही सवाल है जो आप नहीं दे पा रहे, जिसका जवाब। आपने बैंकिंग पढ़ा है क्या? बैंकिंग के बारे में आप जानते हैं? इंश्योरेंस स्कीम क्या होता है? पैसा मिलेगा, अगर 2 साल के बच्चे हैं तो उनको उस हिसाब से पैसे जमा होंगे। 16 साल एक एक करके सर, आवाज नहीं जा पाएगी ऐसे में किसी की भी। रंजन जी जल्दी, एक सेकंड विजेंद्र जी आपके पास आ रही हूँ विजेंद्र जी। रंजन कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं। इस तरह की योजनाएं बैंकिंग के साथ जोड़ी जाती हैं। ठीक है, तो रंजन कुमार से समझ लेते हैं। डिपॉजिट के साथ इंश्योरेंस स्कीम्स के साथ जोड़ी जाती हैं, और समय आने पर वो ऐसा नहीं है कि पैसा तब दिया जाएगा, पैसा तो अभी रिलीज होगा, लेकिन वो एक इंश्योरेंस स्कीम और बैंकिंग स्कीम जो होती है, जो फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स होती है, उसके तहत वो उस बच्चे के नाम से ही आगे मल्टीप्लाई करेगा, और एक पर्टिकुलर डेट जिस दिन वो 18 का होगा, वो उससे उसको पूरा रोड मैप बनता है, और फिर ठीक उसी दिन वो उसके पास उसके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर होता है। तो ये तो बहुत कॉमन सी प्रैक्टिस है, कोई ऐसी नई बात मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, इसकी और टेक्निकलिटीज एक बार रंजन कुमार जी से पूछ लेते हैं, उनसे जान लेते हैं। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। रंजन कुमार जी, जरा जाना है। रंजन कुमार जी, देखिए बेसिकली क्या होता है जो बच्चे होते हैं ना 18 साल, आप देखोगे जो कोई क्विज प्रतियोगिता होता है तो उसमें किसी बच्चे को राशि नहीं दी जाती है, ठीक है ना, उनको उतने पैसे का कोई सामान दिया जाता है, या तो बच्चे जो 18 साल के नहीं हुए हैं तो उनको बैंक खाते में आप पैसे नहीं डाल सकते उनको,
तो उसमें क्या होगा, जो कुलदीप जी सारे सवाल करते हैं कि 16 साल का बच्चा है, कोई 2 साल का है, कैसे करेंगे। तो बेसिकली बैंकिंग सिस्टम ये बनेगा कि जब वो बच्चा 18 साल का होगा उस समय उसको ये जो पैसा 5 लाख का है वो मिलेगा। अगर कोई बच्चा 2 साल का है तो उसका उस ढंग से पैसा जमा होगा कि जब 18 साल का होगा तो 5 लाख पहुंच जाएगा। तो कम अमाउंट होगा क्योंकि वो मल्टीप्लाई करेगा, उसके पास 16 साल का टाइम है। लेकिन कोई 18 साल का अगर बच्चा होगा तो उसको ज्यादा अमाउंट डालना पड़ेगा। लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था रंजन जी, तो ये चीजें बाकी आने वाली सरकार चाहे तो इसे पलट भी सकती है। मेरा सवाल बस वहीं पर टिका हुआ है कि अगर ऐसी स्थिति कोई उत्पन्न होती है तो इन बच्चों का क्या होगा? ये संभव नहीं है। नहीं, ये अगर देखिए अभी अगर ये फिक्स डिपॉजिट हो जाता है, अभी ये पैसा इसको पहले इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन देखते कैसे होता है। अगर ये फिक्स डिपॉजिट हो जाता है तो बैंकिंग सिस्टम में उनको मिलेगा। आप यह कह सकते हैं कि आज सरकार डाला है तो उसका इंटरेस्ट रेट ये है, बाद में कितना होता है वो बैंकिंग सिस्टम होता है, उस हिसाब से मिलेगा। जो बाकी रेस्ट ऑफ मनी होगा वो पीएम केयर फंड को वापस हो जाएगा, या कम पैसे होंगे तो पीएम केयर फंड दोबारा देंगे। दूसरी बात है, जो आंकड़ों की बात है, तो आंकड़े हर जगह राज्य सरकार देगी। अगर दिल्ली में 21,000 या 22,000 मौत की बात की गई है तो जो केजरीवाल जी सरकार है, कुलदीप जी उसमें बताएंगे कि भाई इसमें इतने बच्चे जो हैं, इतने लोग का डेथ हुआ है, जिसमें इतने बच्चे ये हुए। ये राज्य सरकार होगा, यहाँ के जो बाल कल्याण विभाग होगा उनको आंकड़ा होगा। केंद्र सरकार ये राज्य सरकार से लेगी। आप जो एक आंकड़ा देखते होंगे जो आरोग्य सेतु पे या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पे आता है आंकड़ा कि किस स्टेट में कितने लोग बीमार पड़े, कितने का डेथ हुआ, कितने रिकवर किए, ये सारे स्टेट गवर्नमेंट देते हैं। तो जो छुपा रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट छुपा रहा है, चाहे वो यूपी छुपा रहा हो, महाराष्ट्र छुपा रहा हो, दिल्ली छुपा रहा हो, तो ये छुपा रहे। सेंटर अलग से क्या छुपाएगा? सेंटर के पास तो डाटा स्टेट से जाता है, जो स्टेट से डाटा है तो उसको कंपाइल करके वो डाल देते हैं। कई बार किसी स्टेट का डाटा आप देखते हो कई बार कि दिल्ली में आज कम मौत हुई है, कल ज्यादा हुई, तो वो जो सेंट्रल के पास पहुंचते हैं और उसके बाद फिर सेंटर उसे फिर आगे और उसके बारे में घोषणाएं करता है। यहाँ पर रंजन कुमार कह रहे हैं कि ऐसे में अल्टीमेटली ये तो राज्य की जिम्मेदारी फिर अल्टीमेटली बनती है आंकड़ों पर, और फिर आप ऊपर से कहते हैं कि केंद्र सरकार आंकड़े छुपा रही है। वही आप एक मेरा बोलिए सर। शिल्पा जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो झूठ के पहाड़ पर टिका हुआ कोई भी चीज नहीं टिकता है बहुत ज्यादा दिन, बालू के भीत पर। अब ये तो आप बताइए कि पीएम केयर फंड से आज तक को ट्रांसपेरेंसी उसका किए नहीं, कहाँ से कितना पैसा आया नहीं आया, अब वो उससे ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। दूसरा आंकड़े की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा सच बता रहा हूँ, ये पटना हाईकोर्ट का मामला है। पटना हाईकोर्ट के मामले में 2 रिपोर्ट गए और बिहार सरकार के रिपोर्ट गए। आपको एक जानकारी है कि बिहार सरकार में डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार है और जदयू की सरकार है, दोनों मिल के सरकार है यहाँ पे। तो उसने एक जो पटना कमिश्नर रिपोर्ट दिया, उसने दिया कि बक्सर के एक ही शमशान घाट पे 389 लाशें जो हैं वो जली हैं। और जो मुख्य सचिव की रिपोर्ट गई थी उसमें लिया था कि इतने दिनों में मात्र 6 लाशें, जो 10 दिनों का आंकड़ा था, 6 लाशें मैंने कोरोना की थी। अब ये बताइए कि यानी इसका मतलब ये हुआ कि 373 ये लाशें कोरोना की नहीं थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई अचानक से लाशों का बाढ़ आ जाना। और दूसरी बात ये है कि जहाँ पे अभी जैसे अभी पूरे भारत में जो है 4% का भी डबल डोज लोगों को नहीं पड़ा है, और गांव में जो है कोरोना बढ़ते चला जा रहा है क्योंकि वहाँ पे जो वैक्सीनेशन की व्यवस्था है वो ढंग से हो ही नहीं रही है। अब पिछले 4 दिन हो गए, आज चौथा दिन था। आज बिहार में 45 वर्ष से ये 18 वर्ष से ऊपर के लड़के जो थे उनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ। तो जो स्थिति है अभी तो ये संख्या बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जो इनका जो टीकाकरण का नीति है वो भी पूरी तरह से फेल है। तो मैं दर्पण दिखाना चाहता हूं इसको कि जब आपके पास आंकड़े सही नहीं है तो आप तो एक जो है जो आपको राज्यों ने भेजा कि हमारे यहाँ 20 मरे हैं, आपने 20 के नाम पे कर दिया या 25 के नाम पे कर दिया। तो आपको ये देखना पड़ेगा ना, मरे जहाँ 2500 हैं अब वहाँ 25 को देख रहे हैं, तो लार्जर जो है इसका समुदाय हमारा, लार्जर कम्युनिटी है, वो तो नहीं इसको नहीं पहुँच पाता। इस वजह से ऐसा होता है, आपको बिहार का दिखता है, आपको यही चीज तो राजस्थान में आपको नहीं दिखता है, महाराष्ट्र में दिखता है। तो इसका मतलब छुपा तो सब रहे ना। आप सही बोल रहे हैं, बिहार सरकार पे आपका आरोप बिल्कुल सही है, तो यही आरोप राजस्थान सरकार पे भी लग रहा है ना, और यही महाराष्ट्र सरकार पे भी लग रहा है। ठीक से जारी करें जिससे वहाँ के बच्चों को फायदा हो। बोलिए, उसके बाद दिल्ली सरकार से भी बात करते हैं। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है।
नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो सही आंकड़े हैं वो पेश करें। और ये बता दें आपको कि राहुल जी ने स्पष्ट रूप से राज्यों को निर्देश किया है, जहां जहां हमारी सरकार है वहां पे कह दिया है कि एक भी आंकड़ा छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे नहीं छिपाना चाहिए, इससे हमारे देश की जनता पे असर पड़ेगा और देश के भविष्य पे असर पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पे मूल प्रश्न ये है कि इसको सही आंकड़ों को देना चाहिए और सही आंकड़ों को ये पैसे मिलने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसा कि आप भी बार बार इस बात को रिपीट कर रही हैं, भूख हमको आज लगी है और खाना आप हमको 1 महीने के बाद दीजिएगा, तो इतने दिन हम सरवाइव कैसे करेंगे, इसके लिए क्या आप बैकअप है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा। लेकिन इस सवाल का जवाब विजेंद्र गुप्ता जी दे नहीं पाए और बीच में ही इस डिबेट को छोड़कर चले गए। लेकिन जनता देख रही है, जनता जरूर उनसे इन सवालों के जवाब लेगी। कुलदीप कुमार, आपके पास आते हुए, दिल्ली सरकार की क्या तैयारियां हैं सर अनाथ बच्चों को लेकर? केंद्र पर तो आप लोग सवाल उठा रहे हैं, दिल्ली सरकार की तैयारियां कितनी मुकम्मल है अनाथ बच्चों को लेकर, उनके भविष्य को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके बचपन को लेकर? उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठा रही है। उसके साथ साथ उनको 2500 रुपए प्रतिमाह की पेंशन दिल्ली सरकार दे रही है। उसके साथ साथ उनको 50,000 रुपए की तुरंत प्रभाव में सहायता राशि दिल्ली सरकार मुहैया करा रही है। और उनकी राशन की व्यवस्था और बाकी सारी व्यवस्था दिल्ली सरकार उनके लिए कर रही है। दिल्ली सरकार अनाथ बच्चों के साथ साथ जो हमारे श्रमिक मजदूर हैं, जो हमारे ऑटो वाले हैं, जो हमारे ई रिक्शे वाले हैं, उनके लिए भी 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि दिल्ली सरकार ने दी है। जो हमारे 72 लाख राशन कार्ड धारक है, उनको मुफ्त राशन और डबल राशन देने की दिल्ली सरकार दे रही है अभी लगातार। तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस कोरोना महामारी के अंदर जितने भी लोग प्रभावित हुए हैं उन तक ये सहायता राशि पहुंच पाए। और ये पिछली बार भी जब लॉकडाउन हुआ था, पहली लहर जब आई थी, तब भी आपने देखा था कि हमने सभी ऑटो वालों को, सभी पेंशनर्स को, सभी ई रिक्शा वालों को, लेकिन सर ऐसे तो आप पर ये भी सवाल खड़ा होता है कुलदीप कुमार जी कि आपने 2 कोरोना योद्धाओं को तो 1-1 करोड़ के चेक दे दिए। मैं बात कर रही हूँ नितिन तंवर की, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर अनस की, लेकिन ऐसे में बाकी कोरोना योद्धाओं का क्या? क्योंकि मुझे लगता है ये भाजपा वाले जो भ्रम फैलाते हैं ना लोगों को, वो बाकी लोगों में फैलता है। कम से कम हमें समझना चाहिए कि 2 लोगों को नहीं, दिल्ली सरकार ने सैकड़ों लोगों को अभी तक ये राशि दे दी है। मेरी खुद की विधानसभा में सीओजी मिश्रा जी को ये राशि दी गई। मैं और भी अगर आप कहेंगे तो नाम भी बता दूंगा, मेरे में काफी डिटेल है इस बारे में, जिन जिन लोगों को हम लोगों ने सहायता राशि प्रोवाइड कराई है। और डॉक्टर अनस, लेकिन उन्हें ना केवल हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना है भाजपा के लोगों को। उन्हें आज दिल्ली सरकार देश की एकमात्र ऐसी सरकार है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार एकमात्र सरकार है जो बिना किसी भेदभाव के, अगर कोई भी कोरोना महामारी के अंदर अगर कोई भी फ्रंटलाइन वर्कर शहीद होता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए राशि देने का काम करती है। ये पहली देश की सरकार है। अगर दूसरी कोई सरकार भाजपा की या कांग्रेस राज्य की कोई ऐसी सरकार अगर मुझे बता दे तो मैं चैलेंज करता हूँ, ये पहली सरकार है जो उनके घर पे जाकर 1 करोड़ रुपए का चेक देने का काम करती है, सहायता राशि देने का काम करती है। आनंद माधव जी कह रहे हैं साफ तौर पर जितना काम आप सरकार ने किया है, इतना काम ना तो कभी बीजेपी ने किया, ना ही कांग्रेस ने कभी किया है। ठीक है सर, शिल्पी जी, आपकी बात हो गई सर। भाजपा के आज केंद्र सरकार 18 साल बाद का सपना दिखा रही है। उनको तुरंत प्रभाव में रिलीफ देनी चाहिए कि उन परिवारों को जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया है, माता पिता को खोया है, उनको आज जरूरत है उस राशि की। आज उस आनंद माधव जी आपके पास आते हुए जल्दी से सर फाइनल कमेंट आपका। ठीक है जी जी, देखिए ऐसा है कि जो ये बार बार जो आप ये आरोप लगा रहे हैं, तो कांग्रेस ने जो किया दिल्ली में वो दुनिया ने देखा, और किस कारण बस ये जीते हैं ये भी लोगों ने देखा। तो इनको ये भी स्वीकार करना चाहिए कि ये जो काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली की जो स्थिति इन्होंने बना दी है, और आज के दिन में जब दिल्ली में जो सबसे बुरी स्थिति है वहाँ के लोगों की, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, हर चीज़ के लिए वहाँ हाहाकार मचा हुआ है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कहते क्या और आप करते क्या है। ये पक्षपात करते हैं, ये भेदभाव करते हैं, ये लोगों में भेदभाव करते हैं। अनाथ बच्चों के भविष्य की चिंता कितनी चिंतनीय है सर? हमसे पूछ रही है रंजन कुमार। यस, देखिए, दुर्भाग्य है कि एक महामारी जो ना आपके पूर्व मतलब आपने देखा है ना हमने देखा है, 1918 के बाद ये महामारी आया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी महामारी जिसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, ना आप होंगे ना हम होंगे या बाकी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग हैं, किसी न किसी ने अपने नजदीक के लोगों को नहीं खोया होगा। लेकिन उसके बावजूद जितनी
गंदी राजनीति इस भारत देश में कम से कम बच्चों पर तो नहीं होनी चाहिए। मैं पार्टी का नाम ले रहा हूँ अवॉइड जो करें। मिल ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। मिलजुल बहुत बहुत के काम शुक्रिया आप करना सभी चाहिए। मेहमानों का, मेरे पास समय बस महामारी इतना ही का था। टाइम है, ये दुर्भाग्य बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है, भाई जितनी राजनीति करनी है कर लीजिए, लेकिन बच्चों को, उनके बचपन को और उनके भविष्य को संकट में मत डालिए, कम से कम उसे तो बख्श दीजिए। चलिए इसी के साथ इस खास चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।